आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की एक कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस कविता की व्याख्या करेंगे और इस कविता के रचनाकार हैं त्रिलोचन जी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। चुपचाप खड़ी सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकला करते हैं। तो यहाँ पर त्रिलोचन जी ने एक ऐसी लड़की की बारे में ये कविता लिखी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, और वो एक बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की एक लड़की है। और वो पढ़ना लिखना खुद अभी नहीं जानती, इसलिए त्रिलोचन जी जब उसको कहते हैं कि चंपा, उसका नाम चंपा है, कि चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। काले अक्षर नहीं चिन्हती यानी पहचान नहीं पाती। इसका मतलब वो अनपढ़ है, अभी तक निरक्षर है। और कवि उसको कहता है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। और जब कभी कवि पढ़ने लगता है तो वो चंपा चुपचाप कवि के पास आकर सुना करती है। क्या सुना करती है? कि जिस प्रकार से कवि उन अक्षरों को पढ़ता है और उसके बाद जो स्वर उनमें से निकलते हैं, तो चंपा को बड़ा अचरज होता, आश्चर्य होता है कि इन काले काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर काले काले का जो जो शब्द काला अक्षर भैंस बराबर, जिस प्रकार हम एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर भी काले काले जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी निरक्षरता को बारे में बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। जो चंपा है उसके पिता का नाम सुंदर है, यानी वो सुंदर की लड़की है और सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। तो इसमें, इस कविता में जो चंपा है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है कि वो एक ग्वाले की लड़की है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपायों को लेकर यानी पशुओं को लेकर, यानी वो पशु चराने का काम करती है, चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम भी करती है। चंपा अच्छी है, उसके बारे में बताया गया है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम भी करती है। उद्यम मतलब शरारतें भी करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। त्रिलोचन जी कहते कभी कभी वो मेरी कलम यानी पेन चुरा लेती है, और जैसे जैसे उस ढूंढ कर लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। और जब कभी उस अपनी कलम को ढूंढ कर लाते हैं जो चंपा ने चुराई है, और जब आकर देखते हैं तो वो उसका कागज मेज से गायब होता है और कभी परेशान हो जाता है। आगे कहते हैं कि चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। गोदना यानी लिखना, कागज यानी कागज। चंपा कवि से कहती कि तुम सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ ये कागज पर ही गोदना गोदते रहते हो, यानी कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। और ये हंसने वाली बात यह है कि वो, क्योंकि कवि जो चंपा है उसको अभी तक जो पढ़ाई लिखाई है उसका महत्व नहीं पता है, इसलिए वो पूछती है क्या ये काम बहुत अच्छा है जो तुम सारा दिन कागज ही गोदते रहते हो। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ और चंपा चुप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि एक दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। और वहां पर त्रिलोचन जी ने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े मतलब मुसीबत पड़ने पर, क्योंकि जब पढ़ना लिखना जो है वो कभी मुसीबत में आपके काम आएगा। सरेगा मतलब काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। और यहाँ पर जो गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी जी का वो भी एक दौर था जब ये कविता लिखी गई थी। तो इसमें त्रिलोचन जी कहते हैं, और समाज में एक महात्मा गांधी की जो क्या प्रतिष्ठा थी उसके बारे में भी इस
कविता के माध्यम से हम जान सकते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा यानी महात्मा गांधी की भी इच्छा है कि भारतवासी सभी पढ़ना लिखना सीखें। तो चंपा को महात्मा गांधी जी की इच्छा के बारे में भी उन्होंने बताया। तो आगे चंपा कहती, चंपा ने यह कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और बाहर जब उसने पढ़ने के लिए बताया तो चंपा आगे से मना कर देती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और चंपा एक अनजाने में भोलेपन में ही गांधी बाबा की अच्छाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। क्यों? क्योंकि उनको अचरज होता है कि गांधी बाबा महात्मा गांधी पढ़ने लिखने की बातें कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आगे त्रिलोचन जी कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी। ब्याह यानी शादी, तुम गौने जाओगी यानी तुम ससुराल चली जाओगी, कि जब तुम ससुराल चली जाओगी और तो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये तुम्हारे काम आएगा, इसलिए पढ़ लेना अच्छा है। कुछ दिन बालम संग साथ रहे, चला जाएगा वह कलकत्ता। तो उन दिनों ये बताया गया है कि जो कलकत्ता था एक किस्म से जो वो आर्थिक राजधानी हुआ करता था, और आर्थिक राजधानी के साथ साथ वहाँ पर व्यापारिक कार्य भी बहुत होते थे, और यूपी और बिहार के ज़्यादातर लोग कलकत्ता में ही नौकरी करने जाते थे। इसलिए यहाँ पर वो बोला कि कुछ दिन तुम्हारा जो पति तुम्हारे साथ रहकर और फिर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, जैसे कि आज भी पलायन की समस्या यूपी और बिहार में है। बड़ी दूर है कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, संदेशा यानी पत्र कैसे दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। तो यहाँ पर यथार्थवाद में एक कवि ने उस लड़की को समझाने की कोशिश की कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, जब तुम्हारी शादी हो जाओगी और तुम गौने जाओगी और जो बालम है यानी तुम्हारा पति है साथ रहकर कुछ दिन फिर कलकत्ता चला जाएगा, और कलकत्ता बहुत दूर है, वो कैसे उसे पत्र लिखोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। कवि को कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतना झूठे हो, यानी तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, यानी मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, और अगर कहीं ब्याह हो गया और अगर मेरी शादी भी हो गई तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने पति को बालम को कभी भी कलकत्ता जाने नहीं दूंगी, मैं हमेशा उसको अपने साथ में ही रखूंगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे यानी वज्रपात हो जाए, कलकत्ते का नाश हो जाए, इस प्रकार की वो कामना करती है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि पलायन के बाद किस प्रकार से जो परिवार हैं उनको अलगाव में रहना पड़ता है, पति कहीं और रहता है, पत्नियां कहीं और रहती है, और यहाँ पर शिक्षा के बारे में भी बताने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। तो आपको शायद ये कविता अच्छी लगी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।